नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तीन अहम आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। ये तीनों ही आर्टिकल्स ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थे, इन्हें बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इन्हें हमारे संविधान में लाने की जरूरत महसूस की गई? इनका कंटेंट क्या है, ऐसा क्या है उस कंटेंट में या इन तीनों आर्टिकल्स में जो कि बार बार ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने, इन्हें बार बार चैलेंज किया गया एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में इन तीनों आर्टिकल्स पे क्या क्या बातें कही, वो आज हमें समझने के लिए मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन होगा इसमें आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड आप ये समझ पाएंगे कि ये तीनों आर्टिकल्स किस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। इस सेशन में बढ़े उससे पहले हमें इन तीनों आर्टिकल्स का, खास करके आर्टिकल 31A एंड B के पीछे का एक बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए, इसका बैकग्राउंड हमें मिलता है ब्रिटिशर्स के टाइम में। हम सब जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे तो उनके कई सारे फॉल्टी रेवेन्यू सिस्टम्स हुआ करते थे। नतीजा ये हुआ करता था कि कुछ जमींदार थे, कुछ लैंडलॉर्ड्स थे जो कि असल में मालिकाना हक रखते थे जमीनों का, एंड जो पेजेंट्स थे जो एक्चुअल में खेती करते थे उन जमीनों पे, दे वर जस्ट टेनेंट पेजेंट्स एंड वो सिर्फ खेती करते थे, उनके पास कोई मालिकाना हक नहीं था। हुआ ये कि जैसे ही हम आजाद होते हैं, हमारी सरकारों ने ये फैसला किया कि जमींदारी अबॉलिश की जाएगी, लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। अब लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए बहुत सारे कानून स्टेट्स के द्वारा लाए गए। ये जितने भी कानून लाए जाते थे, इन सबको चैलेंज किया गया वेरियस हाई कोर्ट्स में, एंड चैलेंज किया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 19(1)(f) जो कि राइट टू प्रॉपर्टी हमें देता था, एंड आर्टिकल 31। अब ये जो दोनों ही आर्टिकल्स थे, ये दोनों ही ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट रखे गए थे। अगर मैं 91(f) की बात करूं, इट प्रोवाइडेड द सिटीजंस द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। सो 19(1)(f) कहता था कि भाई हर नागरिक के पास, हर भारतीय नागरिक के पास ये अधिकार होगा कि वो राइट टू प्रॉपर्टी ले सकेगा, यानी कि प्रॉपर्टी को खरीद सकेगा, उसे होल्ड कर पाएगा एंड उसे जिस मर्जी तरीके से चाहे डिस्पोज ऑफ कर पाएगा। एंड 31 में यह कहा गया था कि भाई किसी भी व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून के हिसाब से ही आपकी प्रॉपर्टी ली जा सकती है, एंड जब भी आपकी प्रॉपर्टी ली जाएगी आपको कंपनसेशन दी जाएगी सरकार के द्वारा। अब ये जो दो आर्टिकल्स थे, इन दोनों आर्टिकल्स के ग्राउंड पे सभी जमींदारी लॉज को जो भी लाए गए थे, जो जमींदारी एबॉलिश करते थे बेसिकली, उन्हें चैलेंज किया जाता था। अब ओरिजिनली इन दोनों जो आर्टिकल्स से इन्हें हटाया नहीं गया, लेकिन इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 31A एंड 31B लाया गया। अब 31A में क्या कहा गया है वो हम यहां पे समझ लेते हैं। आर्टिकल 31A की मैं बात करूं उससे पहले हमें आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है वो समझना होगा। आपको याद होगा, मैंने आपको जब पहले भी डिस्कस किया था तो बताया था कि आर्टिकल 13 में यह कहा गया है कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करे, उनका हनन करे। अब ऐसे में यह बात आर्टिकल 13 में कही गई है, एंड 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31 ये दो फंडामेंटल राइट्स हैं। अब कोई भी जमींदारी लॉ जो है जो बनाया गया, यानी कि जो लैंड एबोलिशन लॉ जो है, जमींदारी एबोलिशन लॉ जो बनाया गया, वो नेचुरल सी बात है कि आर्टिकल 19(1)(f) को भी यहां पे वायलेट कर रहा था, 31 को भी वायलेट कर रहा था, एंड क्योंकि वो इन दोनों को वायलेट कर रहा था एंड अल्टीमेटली क्या हो गया, वो आर्टिकल 13 को भी वायलेट कर रहा था। इसलिए अब ये नया कानून, ये जो नया आर्टिकल है लाया गया, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि सेविंग्स ऑफ लॉज फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट एटसेट्रा। 31A क्लॉज 1 कहता है that notwithstanding anything contained in article 13, no law providing for all these things shall be declared or deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any right conferred by article 14 और article 19। so क्या कह दिया गया कि अगर ये जो है इनमें से दिया गया कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो कानून आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 इनका वायलेटिव नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, जो जमींदार हुआ करते थे वो जाके कह देते थे जी ये तो जमींदारी एबॉलिश कर रहे हो, हम पे भेदभाव हो रहा है, आपने हमारी जमीन खींच ली। आर्टिकल 19(1)(f) हमारा राइट टू प्रॉपर्टी ले लिया, उसके बाद हमारा राइट टू ऑक्यूपेशन ले लिया। सो कह दिया क्या कि भाई देखिए 31A में कहा गया कि भाई अगर हम कोई सरकार कोई भी कानून ऐसा बनाती है जो कि ये निम्नलिखित चीजों में से कोई भी एक कानून होगा तो वो 14 एंड 19 का वायलेटिव नहीं माना जाएगा, वो कानून सस्टेन कर जाएगा। तो कौन से कानून बनाने की इजाजत दी गई,
इसमें इसमें कहा गया कि भाई सरकार जो है कोई भी ऐसा कानून ला सकती है थ्रू विच द एक्विजिशन ऑफ स्टेट कैन बी डन बाय द स्टेट। सरकार कानून बनाकर जमीन को एक्वायर कर सकती है। दूसरा क्या कहा गया कि सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिसके द्वारा मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट को सरकार अपने अंडर ला सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट। मान लीजिए कोई कोई रेलवे ब्रिज है या कोई टोल, लेट्स से कोई ब्रिज बनाया गया है, राइट, वो ब्रिज बनाया गया है एक प्राइवेट लेट्स से कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। अब क्योंकि वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी उसे ढंग से मैनेज नहीं कर रही है तो सरकार उस ब्रिज को अपनी मैनेजमेंट का हिस्सा बना सकती है और वहां पर कोई भी आर्टिकल 19(1) में दिया गया अधिकार वॉलेटिव नहीं समझा जाएगा। तीसरा क्या है, एमलगमेशन ऑफ टू और मोर कॉर्पोरेशन ईदर इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन ऑर्डर टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। अब दो या दो से अधिक कॉर्पोरेशंस हैं, सरकार अगर चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में उन्हें एमलगमेट कर सकती है एंड ऐसा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उससे 19 में या 14 में दिया गया कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं माना जाएगा। फिर कहते हैं जी मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स, सेक्रेटरीज और ट्रेजरर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन। अब मान लीजिए कोई कॉर्पोरेशन है, उसमें जो वहां के पदाधिकारी हैं उनसे कुछ राइट्स लिए जाते हैं या उनमें मॉडिफिकेशन की जाती है तो उससे भी यहां पर कोई अधिकार वॉयलेटिव नहीं माना जाएगा। एंड आखिरी में कहा गया कि मान लीजिए कोई माइन है या कोई मिनरल ऑयल की एक्सप्लोरेशन कंपनी है, उसे सरकार ने कोई राइट्स दे दिए कि भाई आप यहां से ऑयल निकाल लो, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लो, वहां पे काम ढंग से नहीं हो रहा, मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो रही, तो सरकार वो जिस लीज के तहत उस कंपनी को राइट्स दिए गए थे उस लीज को इन्फ्रिंज करते हुए और जो राइट्स है अपने पास वापस ले सकती है, वो इसमें कहा गया है। सो ये सारे के सारे जो कानून होंगे, ये सारे के सारे कानून बनाने की पावर दी गई स्टेट को अंडर आर्टिकल 31A। अब ये जितने भी कानून बनाए जाएंगे इन्हें शील्ड किया गया फ्रॉम आर्टिकल 19 एंड 14 एंड ऑफ कोर्स आर्टिकल 31। चलिए अब इसमें कुछ प्रोवाइजोस दिए गए हैं। वो प्रोवाइजो ये दिए गए हैं कि अगर ये जो चार तरह के कानूनों की हमने बात की आर्टिकल 31A में, अगर ये स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून तब तक लागू नहीं होंगे जब तक गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा इन कानूनों को रिजर्व नहीं किया जाएगा फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एंड प्रेसिडेंट उसे कंसिडरेशन करके अपना असेंट नहीं दे देते। दूसरा ये कहा गया कि where any law make any provision for the acquisition of any state where any land comprised therein held by person under his personal cultivation। so इसका मैं आपको जस्ट बता देता हूं कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी जमीन है जो कि किसी व्यक्ति ने अपनी कल्टीवेशन के लिए रखी हुई थी, यानी कि कोई व्यक्ति उस पर खेती कर रहा था। अब वो खेती करते हुए जमीन को अगर आप छीनेंगे या उससे लेंगे, सरकार उसे एक्वायर करेगी, तो सरकार को कानून के तहत उसे प्रॉपर लेट्स से कंपनसेशन देनी होगी, तभी वो कानून जो है सही होगा, अदरवाइज वो एक्विजिशन जो है वो गलत हो जाएगी। सो वही यहां पे कहा गया। सो अल्टीमेटली आर्टिकल 31A की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 31A में सरकार के पास ये अधिकार आ गया कि सरकार क्या कर सकती है, हमारी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, मैनेजमेंट वगैरह को वो हमसे छीन सकती है। अब आर्टिकल 31A की वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देखिए ये ऐसे आर्टिकल्स थे जिन्हें बार बार चैलेंज किया गया। सो यहां पर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि अंबिका मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें इस आर्टिकल 31A को चैलेंज किया गया। इसमें जो क्लॉज ए है दैट इज एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसे चैलेंज किया गया एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से सही बताकर इसकी वैलिडिटी को सही ठहराया। इसी तरह से वामन राव के केस में, IR कोयलो के केस में, इनमें भी इसे चैलेंज किया गया था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड बताते हुए इसकी वैलिडिटी को सही ठहराया। यह है आर्टिकल 31A। अब बात करते हैं आर्टिकल 31B की। कहते हैं जी वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई 9th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये 9th शेड्यूल है क्या? बेसिकली इसमें जितने भी वो लॉज होते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करते थे, उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने वाले लॉज, खास करके उस समय का मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि स्टेट्स जो हैं वो लैंड एबोलिशन एक्ट जो है, जमींदारी एबोलिशन एक्ट्स वो बना रही थी। उन कानूनों को 9 शेड्यूल में अगर रख दिया जाता था तो 31B कहता है कि भाई अगर किसी कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया तो उस कानून को जुडिशरी के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर हो जाएगा वो कानून।
ऑन द ग्राउंड्स की इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आप जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। सो यही बात आर्टिकल 31B में कही गई है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है जी, विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन आर्टिकल 31A। अब देखिए आर्टिकल 31A में ये जो चार बातें कही गई हैं, अब ये चार बातें कहकर दायरा छोटा कर दिया है ना, सिर्फ चार तरह के कानूनों के ऊपर यहां पर आर्टिकल 31A बात करता है। लेकिन मान लो आर्टिकल 31A से दिए गए जो सब्जेक्ट हैं उससे भी ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट पे कोई कानून बनाया एंड सरकार चाहती है कि इसे चैलेंज ना किया जाए कोर्ट में, तो उसके लिए इन्होंने 31B बना दिया और उसमें कह दिया कि भाई देखो कि भाई कोई भी एक्ट या रेगुलेशन जो कि 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी वॉइड और इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है जी। Without prejudice to the generality of the provisions contained in 31A, none of the act or regulation specified in 9th schedule, nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, or ever to have become void. साथ ही में कहा गया on the ground that such act, regulation or provision is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by or provisions of this part. So ये कह दिया गया कि देखिए कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उन्हें आप इस ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते कि वो कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, वो वॉइड हो ही नहीं सकता, राइट। वो कानून को वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा एंड जुडिशरी की उसमें कोई से नहीं होगी, राइट। सो ये जुडिशरी डिक्री एंड ट्रिब्यूनल्स की इसमें कोई से नहीं होगी। अब ये जो आर्टिकल है ये अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल आर्टिकल था एंड इसे भी बार बार चैलेंज किया गया। अब देखिए अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है कि 1973 में केशवानंद भारती की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई, उसके बाद वामन राव के केस में इस आर्टिकल को चैलेंज किया गया और इसमें कहा गया कि जो 9th शेड्यूल में रखे गए कानून हैं, केशवानंद भारती केस की जजमेंट से पहले के जो रखे गए कानून हैं उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद भारती केस की जो जजमेंट है 24 अप्रैल 1973 के दिन की बाद से जो भी रखे जाएंगे कानून उन्हें चैलेंज किया जाएगा। यही बात को दोहराया गया आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, जिसमें कहा गया कि केशवानंद भारती के पहले के जो केसेस हैं, यानी कि केशवानंद भारती की जो जजमेंट आई उस दिन से पहले के जो केसेस 9th शेड्यूल में रखे गए हैं उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती केस में क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, सो जुडिशियल रिव्यू बाद वाले जो कानून होंगे, यानी केशवानंद भारती केस के बाद वाले जो कानून होंगे, जजमेंट के दिन के बाद वाले जो कानून 9th शेड्यूल में रखे गए हैं उन्हें हम जुडिशियली रिव्यू करेंगे, उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। सो ये है जी हमारा 31B। अब हम 31C की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 31C बेसिकली बात करता है कुछ ऐसे कानूनों की जो कि फॉर द पर्पज ऑफ डीपीएसपीज बनाए जाते हैं एंड अल्टीमेटली डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करते करते वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर जाते हैं। उन लॉज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है 31C में। फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार की ये मैंडेट है दैट दे हैव टू फुलफिल द डीपीएसपीज एंड उसके लिए वो कानून बनाएंगे, नेचुरल सी बात है। लेकिन ऐसा कोई कानून जो बनाया गया जो कि डीपीएसपीज को फुलफिल करते करते हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या उस समय आर्टिकल 31 में दिए गए थे, ऐसे लॉज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, वही लिखा गया। चलिए पढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा गया, दैट नथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13 लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स सिक्योरिंग ऑल और एनी प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन पार्ट 4 DPSPs shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred in Article 19 और Article 14। एंड कहता जी अगर मान लीजिए कोई ऐसा बना भी दिया गया लॉ एंड डिक्लेरेशन दैट हैज बीन मेड कि भाई वो आर्टिकल 31C के तहत कानून बनाया गया है, इट शैल नेवर बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। सो यहां पर अगेन आप देखिए फिर से एक बार क्या किया गया है, इसमें जुडिशियल रिव्यू को छीन लिया गया है और इसमें क्या कहा गया कि भाई देखिए कोई भी कानून जो कि डीपीएसपी को फुलफिल करता हुआ अगर वो 14 एंड 19 का वॉयलेटिव हुआ तो उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, और खास करके तब जब उस कानून में ही लिख दिया गया कि ये कानून डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। और अगर उस कानून में लिख दिया गया तो उसे आप जुडिशरी के पास तो कभी जाके चैलेंज कर ही नहीं सकते इस ग्राउंड पे कि भाई वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 का वॉयलेटिव है। इसे अगर आपको नहीं समझ आई तो इसे दोबारा सुन लेना, ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली है, ठीक है जी। नाउ
फिर एक और पॉइंट इसमें ऐड किया गया कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा कानून जो हम अभी इसमें बात करके हैं, ऐसा कानून स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है तो गवर्नर उस कानून को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व करेंगे। प्रेसिडेंट का जब असेंट मिल जाएगा तभी वो कानून लागू होगा। ये जो है 31C, ये तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से नहीं लाया गया था, इट वॉज ब्रॉट इन बाय 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। अब इसमें भी ओरिजिनली जो 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कानून जो लाया गया था एक्चुअल में आर्टिकल 31C, उसमें कहा गया था कि भाई ऑल डीपीएसपीज वर्ड नहीं था। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन पार्ट 4। एक्चुअल में जो ओरिजिनली 31C लाया गया था उसमें सिर्फ यही कहा गया था कि अगर कोई कानून आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C में दिए गए डीपीएसपीज को लागू करने के लिए लाया जाता है और उससे आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 अगर वायलेट होता है तो उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो कि इमरजेंसी के टाइम पे लाई गई अमेंडमेंट थी, इसके तहत कहा गया कि भाई किसी भी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने वाले कानून को आप 14 या 19 के ग्राउंड पे चैलेंज नहीं कर सकते। ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली सिर्फ इतना ही था कि आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C को लागू करने वाला कानून अगर 14 एंड 19 को इन्फ्रिंज करता है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर से 42nd अमेंडमेंट एक्ट में वर्डिंग को चेंज किया गया था। आज की क्या पोजीशन है, देखिए मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई जो ओरिजिनली दैट इज 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारा 31C था, जिसमें यह कहा गया था कि ऐसा कोई कानून जो आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C क्लॉज C को इंप्लीमेंट करता है उसे 14 एंड 19 के ग्राउंड पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, वही वैलिड है। और अगर ऐसा कोई कानून है जो कि 39B एंड 39C के अलावा किसी और डीपीएसपी को लागू करता है एंड वो 14 एंड 19 में दिए गए जो राइट्स हैं उन्हें वायलेट करता है, तो उसे 100% चैलेंज किया जा सकता है। सो द प्रोटेक्शन हियर इज नॉट गिवन टू दिस आर्टिकल 31C as given today, but the protection is given to the article 31C as was introduced through 25th constitutional amendment act. So ये है हमारा मिनर्वा मिल केस, जिसके द्वारा हमने देखा कि इसे चैलेंज किया गया एंड एक्चुअल में क्या हुआ, वामन राव में फिर वही चीज को रिपीट किया गया। सो ये था जी हमारा आर्टिकल 31A, B एंड C। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों आर्टिकल्स आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। धीरे धीरे दोबारा एक बार वीडियो देख लेना अगर ना समझ आया कोई पार्ट, बट यस ये तीनों ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।